एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इस पार्ट में मेनली हम अलग अलग जो जो कृषि है, खेती बाड़ी है, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग फूड सप्लाई बट येट नॉट एनफ टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हरित क्रांति है, जिसमें जो खेती बाड़ी की जो अलग अलग फसलें हैं उनके अंदर पैदावार को तो हालांकि उसने 3 गुना बढ़ा दिया है, फूड सप्लाई को तो 3 गुना कर दिया, लेकिन फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो तो बहुत गुना तरीके से बढ़ रही है, और उसको बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया ही जाएगा। फिर प्रॉब्लम इन कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो हम पुराने तौर तरीके यूज करते आ रहे हैं ब्रीडिंग के, फसलों को उगाने के, नई नई फसलें तैयार करने के, एग्रोकेमिकल आर ओपन टू एक्सपेंसिव। तो जो खेती बाड़ी के अलग अलग केमिकल रसायन हम यूज करते हैं वो बड़े महंगे होते हैं। इंक्रीजेज इन यील्ड विद एक्सिस्टिंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल। जो आज के टाइम पे हम अलग अलग वेराइटीज यूज कर रहे हैं उनके दम पे तो हम ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है ही नहीं है इतनी उन अलग अलग किस्मों की। तो 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो 3 ऑप्शन के ऊपर काम किया जा सकता है। पहला तो क्या, एग्री केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, या तो हम जो रसायनों के दम पे ही एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी है उसको पैदावार को बढ़ाएं। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसके अंदर पैदावार होती ही कम है क्योंकि उसमें नेचुरल प्रोसेस यूज की जाती हैं। और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, और यही एडवांस मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स के जीन्स को चेंज करते हैं, उनकी पैदावार भी बढ़ती है, उनकी क्वालिटी भी बढ़ती है, उनके जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो भी आ जाती है, टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी आ जाती है, जो हम आगे देखेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। इसके अंदर वो प्लांट, वो बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल आ जाते हैं जिनके जीन को हमने चेंज किया है। तो एप्लीकेशन ऑफ जीएमओज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, खासकर जो प्लांट्स हैं, उनका क्या कुछ फायदा है उनको यूज करने का। तो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब है अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, बल्कि अनहेल्थी एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे ठंड होगी, सूखा पड़ गया, साल्ट ज़्यादा है और हीट उष्मा ज़्यादा है, तो उससे जो प्लांट है उसकी जल्दी डेथ नहीं होगी, उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो बढ़ जाती है। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, जो हम अलग अलग रसायन यूज करते हैं खेतों में, तो उनकी जो उन पे जो हमारी निर्भरता है, जो उस पर विश्वास है, रिलायंस का मतलब है विश्वास, अटूट विश्वास। जो कंपनी है रिलायंस, तो उसका मतलब भी अटूट विश्वास के नाम से रखा गया। तो जो रिड्यूस्ड रिलायंस का मतलब है हम उस पर जो विश्वास है, जो उसकी निर्भरता है वो कम कर सकते हैं, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप को पैदा करवा सकते हैं, जैसे हमने एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्ट्स में भी कुछ वैरायटीज हैं वो देखी थी। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कटाई के बाद जो फसल हमने स्टोर की है, जो सीड स्टोर किया है, उसके नुकसान को भी कम कर सकते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट्स, जो मिनरल होता है मिट्टी के अंदर, तो उसकी भी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। कि प्लांट है जितना भी मिनरल यूज करेगा, मतलब मिट्टी से लेगा वो, उसका पूरा पहले यूज करेगा, फिर दोबारा तभी यूज करेगा नए मिनरल को मिट्टी से जब वो पहले वाले को कम्प्लीटली यूज कर ले। इससे क्या होगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है वो जल्दी से खत्म नहीं होगी, और जितना मिनरल्स प्लांट यूज करता है उसको कारगर तरीके से यूज करेगा। एनहेंसमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो कुछ फूड होते हैं जैसे गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल होता है ये, तो इसके अंदर विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू, वैसे विटामिन ए बहुत कम पाए जाते हैं चावल में, लेकिन विटामिन ए को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, तो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो बायोफोर्टिफिकेशन में आता है। उसके बाद है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थोरेंजिसिस बीटी। तो ये बीटी टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरिया के द्वारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज किया जाता है। जैसे पीक में आप देख सकते हो जो लार्वे होते हैं पत्तों को खाते हैं, तो जैसे ही वो पत्तों खाएंगे तो उनके जो पेट होता है, इंटेस्टाइन होती हैं, और जो फोरगट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस असर करेगा, और उससे क्या होगा, ये लास्ट में लार्वा है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन is isolated from bacteria and incorporated into several crop plants such as cotton। तो जो बीटी को टॉक्सिक जीन है, जैसे हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ा था,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बीटी टॉक्सिन जीन है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया यूज नहीं करेंगे, उस बैक्टीरिया से जीन निकालेंगे बीटी टॉक्सिन जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, और उनको फिर हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और उससे क्या होएगा कि बार बार बैक्टीरिया का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो प्लांट है वो बार बार अपना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो खुद ही तैयार कर सकता है। तो टॉक्सिन किल लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवोम, आर्मी वोम, तो ये क्लास है इंसेक्टा की। ये क्लास इंसेक्टा तो खुद क्लास है, तो इसके ऑर्डर हैं आगे ही, लेपिडोप्टेरन वगैरह, सिलियोप्टेरन है, डाइप्टेरन है, जिसके अंदर अलग अलग जो कीट हैं वो आ जाते हैं। जैसे बडवोम है, आर्मी वोम है। आर्मी वोम का लार्वा बहुत ज़्यादा साइज है, वो गेन कर लेता है खा खा के, बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब ये लार्वे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनकी खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करनी होती है। और बीटल्स वगैरह होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं, और डायप्टेरियन फ्लाइज, मक्खियाँ, मॉस्किटो, मच्छर, वो आ जाते हैं, उनको सबको खत्म कर सकता है ये। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, बट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो जो हम जिस जीन को यूज कर रहे हैं, मतलब किस जीन को यूज करना है, वो हमारे क्रॉप पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग क्रॉप में अलग अलग जीन यूज किए जाते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि किस क्रॉप को कौन सा पेस्ट है ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसी के प्रति हम अलग अलग जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अलग अलग प्रकार की जो फसल हैं, जैसे बीटी टोक कॉटन तो हम सुनते ही हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन, अलग अलग फसलों में हम इन लार्वा को किल करने के लिए बीटी टॉक्सिन जीन का यूज कर सकते हैं। तो बीटी कॉटन एंड क्राई जीन, ये देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहले बीटी कॉटन को देखेंगे। तो बीटी कॉटन क्या करता है, एक पार्टिकुलर फेज होती है इसकी ग्रोथ की, उसके टाइम पे ये कुछ प्रोटीन क्रिस्टल, कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस है वो रिलीज करता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस लिए होते हैं, जो कि कीड़ों को मारते हैं, लार्वा को खत्म करते हैं। जैसे हम बुलवॉर्म में देख सकते हैं, बुलवॉर्म है ये एक लार्वा है, जो कि इस बोलवॉर्म को, मतलब जो बोल है जो एक कॉटन बॉल, इसको ख़त्म कर सकता है, इसको खा सकता है। तो इसको किल करने के लिए जो हम बीटी कॉटन नाम के प्लांट यूज करते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इनके डीएनए में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। और जैसे ही ये प्रोटीन क्रिस्टल मतलब बीटी टॉक्सिन तैयार करते हैं, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में तैयार करते हैं, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होते हैं वो। और एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होंगे, जब इंसेक्ट लार्वा, जो ये इंसेक्ट लार्वा है, जब इसको खाएगा, और खाने के बाद जब इसके गट के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एल्कलाइन पीएच होता है, जैसे खाने को पचाने के लिए पीएच अलग अलग रहता है। तो उस केस में जो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है अब क्या करेगा, एपिथेलियल सेल की जो मिडगट, जो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो मिडगट के अंदर एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड करेगा, और वहाँ पे क्या कर देता है, पोर, छिद्र क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की लेयर है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है, और लाइसिस का मतलब उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो बैक्टीरिया है, जो ये लार्वा है, उसकी डेथ हो जाती है। क्राई जीन क्या होते हैं, टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन क्राई 1AC नेम्ड क्राई। तो जो जीन है जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उन्हीं को क्राई जीन बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, क्राई 1AC, तो इस प्रकार के जीनों को क्राई जीन बोला जाता है। प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई जीन, अलग अलग प्रोटीन्स अलग अलग क्राई जीन के द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB हैं, ये कॉटन बॉल वोम को कंट्रोल करते हैं। जैसे बॉल वोम हम देख सकते हैं, जो कि टिंडों पे लगा मिलेगा, कॉटन बॉल है उनके ऊपर लगा मिलता है। जबकि क्राई 1AB होता है, वो कोरन बोरोवर को, जो कोरन के जो स्टेम बोरोवर होते हैं, जो तने में रहते हैं लार्वे, उनको खत्म करने के लिए क्राई 1AB यूज किया जाता है। तो अलग अलग जीन अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद RNAi या फिर RNA इंटरफेरेंस, तो इसमें क्या होता है, ये नई टेक्नोलॉजी है, अलग टेक्नोलॉजी है बीटी कॉटन से अलग। स्ट्रेटजी डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, टू प्रोटेक्ट रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स फ्रॉम निमेटोड। निमेटोड क्या होते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं राउंड वॉर्म, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इनको, इनसे बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी है वो डेवलप की गई है। निमेटोड का साइंटिफिक नाम है मिलेडियोजीन इनकोग्निसिया। तो RNA इंटरफेरेंस अकर्स
इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो जब सेल को अपना डिफेंस करना होता है किसी भी बाहर वाले मटेरियल से, तो उस टाइम पे आरएनएआई जो प्रोसेस है वो सारी यूकैरियोटिक सेल हैं वो करती हैं। मैकेनिज्म क्या रहता है इसमें? इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, यदि बाहर से कोई भी एंटीजन वायरस वगैरह अपना जीनोम किसी भी शरीर में एंटर करता है, तो उससे जो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए जो प्रोटीन बनाएगा वही डैमेज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जो डिजीज कोजिंग वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो इसी तरीके से बीमारी फैलाते हैं। और इस जो एमआरएनए को जो उन्होंने फॉरेन मटेरियल ने रिलीज किया है उसको साइलेंस किया जाता है। साइलेंस का मतलब है उसके प्रोटीन बनाने की जो कैपेसिटी है उसको खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो यूज किया जाता है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसन्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो कहीं से भी आया हो सकता है। जैसे बताया कि जैसे वायरस अपने शरीर में डिजीज खोज करते हैं तो वो आरएनए जीनोम हो सकता है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसी को साइंस में बायोलॉजी लैंग्वेज में ट्रांसपोशंस बोला जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल मूव कर सकता है। वैसे तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा सेंटर सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं कुछ किसके अंदर, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है इस प्रोसेस का? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। तो इसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम जो एक बैक्टीरिया होता है तो उसका यूज किया जाता है वेक्टर की फॉर्म में, मतलब जीन को भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन, जो स्पेशल टाइप के निमेटोड को ही खत्म कर सकते हैं, उन जीन को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम वायरस बैक्टीरिया के द्वारा। डीएनए इंट्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। तो जो डीएनए अभी गया है ये जीन है, जीन एक डीएनए का ही फॉर्म होता है, डीएनए से ही बना होता है। तो जो डीएनए अभी इंट्रोड्यूस किया हमने होस्ट प्लांट में वो दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए का मतलब है जो ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें डीएनए से एमआरएनए तैयार किया जाता है, तो दोनों टाइप के आरएनए है वो तैयार करता है। वैसे हम देखते हैं आरएनए केवल एक स्ट्रैंड को कॉपी करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस, मतलब सेंस का मतलब क्या होता है जिसको प्रोटीन बनाना होता है, और एंटी सेंस उसका अपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो दोनों तैयार किए जाते हैं। टू आरएनए फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड, और जो ये दोनों आरएनए बनते हैं तो डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं आपस में एक दूसरे के सराउंडिंग में, ये कोयल अप हो जाते हैं, ताकि जो, क्योंकि इनके अंदर जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट इनिशिएटेड आरएनएआई, और जिसे क्या हो जाता है जो आरएनए प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस वो शुरू हो जाती है। एंड साइलेंस स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ ए निमेटोड, और जो ये आरएनए होते हैं जो ये बने हैं सेंस और एंटी सेंस से, ये किसी भी जो एमआरएनए बाहर से भी आया है उसके सराउंडिंग में भी कोयल अप हो जाते हैं, और उसको यदि कोयल अप कर लेंगे तो एमआरएनए खुला नहीं रहेगा ऐसे ही, और उसके ऊपर यदि वो इस तरीके से ओपन अप नहीं रहेगा तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रोटीन होता है यही टॉक्सिक फॉर्म होती है किसी भी जो वायरस वगैरह है, जो बैक्टीरिया वगैरह जिससे वो डिजीज खोज करता है, वो फॉर्म वो बना नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से एमआरएनए को साइलेंस करके हम किसी भी प्लांट को किसी भी निमेटोड वगैरह टाइप के जो एस्की एलिमेंट्स हैं उनकी बीमारी से बचा सकते हैं। सो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एंड प्लांट गोट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। और जो ये एमआरएनए बनाता है कई बार ये सेल की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से सारे प्रोडक्ट वो तैयार करवाएंगे। अब एमआरएनए को हमने साइलेंस कर दिया तो वो प्रोडक्ट तैयार करवाएगा नहीं, जिसकी वजह से जो पैरासाइट उसके अंदर एंटर करे है, जो भी नेमेटोड जड़ों में एंटर कर जाता है तो ये लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहेगा, जल्दी खत्म हो जाता है। और प्लांट है हमारा वो पैरासाइट क्या होते हैं वो जीव जो दूसरों से अपना खाना पानी लेते रहें, तो ये पैरासाइट है वो जल्दी ही फिर इस पैरासाइट से प्लांट को बचाया जा सकता है। तो डायग्राम से समझते हैं जो आरएनए वो कैसे काम करता है। जैसे हम एक प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे इंसेक्ट लगे हुए हैं, ऊपर एरियल पार्ट में शूट सिस्टम में भी है और रूट सिस्टम में भी हैं। और जब हमने प्लांट को आरएनए के प्रति एक्टिव कर दिया जाता है तो उस टाइम पे यदि कोई भी बीटल है वो इस प्लांट को खाएगा तो उसके जो कंटेंट है वो कहाँ पे जाएगा, मिडगट में, और मिडगट में जो ये डीएनए है वो कहाँ पे चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, उनकी सेल्स के द्वारा।
और सेल्स के द्वारा जाने के बाद वहाँ पे एंटर करने के बाद सेल में क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है अलग अलग इंजाइम्स के द्वारा। और जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड में एक बार जो कन्वर्ट किया गया है तो उसके बाद जो ये डिजीज कोजिंग फैक्टर है इनका, जो निमेटोड्स वगैरह का या फिर किसी भी बीटल वगैरह का, तो उसको ये क्या कर देते हैं, उनका जो डिजीज फैलाने वाला जो गुण होता है उनके अंदर जो एमआरएनए होता है उसको ये अटैच हो जाते हैं और उसको साइलेंस कर देते हैं। और साइलेंस करने से क्या होएगा, जो भी ये डिजीज कोजिंग एक इनका फैक्टर था किसी भी बीटल का किसी भी नेमेटोड का, वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो आरएनएआई है वो काम करती है किसी भी प्लांट है उसको पैरासाइट से बचाने के लिए।